नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में प्रचार का कार्यक्रम है। वहीं धान खरीदी को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा हम खरीद चुके हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की समीक्षा की जा रही है, जरूरत पड़ने पर तारीख भी बढ़ाई जाएगी। वहीं निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आरोपों से बचने के लिए जीपी सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना है, उसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसकी जांच हो रही है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान करेंगे, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उसकी जाके गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अपने आप में बहुत संगीन है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बयान दे, इसका कोई औचित्य तो है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। राज्य में पिछले 3 साल में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थायी अवसर पैदा हुए और लोगों की आय में और इसके साथ ही जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड, मछली पालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन और वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की असीमित संभावनाएं हैं। मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मांग पर कबीरधाम जिले में किसानों को धान बेचने के लिए बारदाना के लिए लागू 10% की बाध्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बारदाना की बाध्यता समाप्त होने से कबीरधाम जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जिले में 103 धान उपार्जन केंद्रों में प्रतिदिन धान खरीदी का लक्ष्य और किसानों की जारी टोकन के आधार पर बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। अब तक 3,11,000 करीब 79 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है। जिले में पिछले साल की तुलना में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन गया है। इस साल पंजीकृत किसानों से 44,79,490 क्विंटल धान खरीदी की अनुमति लक्ष्य निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज ऑपरेशन के संचालक मंडल की नियुक्ति दे दी है। इन्हें संचालक मंडल में नियुक्त करते हुए मंडल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, विधायक डॉक्टर के ध्रुव और नीलाभ दुबे को भी संचालक मंडल में संचालक बनाया गया है। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को संचालक मंडल का पदेन अध्यक्ष पद से हटाते हुए उन्हें संचालक मंडल का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है।
पुलिस ने कबीरधाम जिले में बाहर से आए लोगों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सभी लोगों के आधार कार्ड संबंधित थानों से जानकारी जुटाई जा रही है। बाहर से आए हुए लोगों की अब घर घर जाकर जांच की जा रही है ताकि कवर्धा विवाद को लेकर संदिग्ध लोगों की लिस्ट तैयार कर कार्रवाई की जा सके। बता दें कि शहर में लंबे समय से बाहरी लोगों के बारे में जानकारी लेने की मांग की जा रही थी। पिछले साल भी जब 3 और 5 अक्टूबर को विवाद हुआ था, उस समय भी बाहरी लोगों के हाथ होने का दावा किया जा रहा था। सभी प्रमुख दल और सामाजिक संस्थाओं ने बाहरी लोगों के जांच की मांग की थी। बता दें कि गुड़ फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या के लोग आए हुए हैं। शिक्षा विभाग में कथित अरबों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर जारी विवाद से पर्दा उठ गया है। रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने संविदा नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज होकर ये फर्जी भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ी थी, जिससे उनकी संविदा के आड़े आने वाले लोगों को बदनाम किया जा सके। IBC 24 से खास बातचीत की रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने। स्कूल शिक्षा विभाग में खलबली मची थी क्योंकि एक पत्र पहुंच रहा था मीडिया वालों के पास, अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, और जिक्र किया जा रहा था कि करीब 300 से ज्यादा करोड़ की धांधली की गई है। आज उस मामले का खुलासा किया रायपुर पुलिस ने। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। क्या पूरा इशू था, किस तरह से प्लान किया गया, इस पर बातचीत करेंगे। प्राइमरी लगा क्या ये वाकई में कोई गड़बड़ी थी जिसको बताने की कोशिश थी, या फिर विशुद्ध रूप से साजिश या रंजिश थी? इसमें विशुद्ध रूप से षड्यंत्र था। जो मुख्य आरोपी है जीआर चंद्राकर, उसने संविदा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया हुआ था और संविदा नियुक्ति के लिए काफी स्ट्रांगली प्रयासरत भी था। उसका अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से वो कुछ लोगों को इसका जिम्मेदार मानता था, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी बंजारा, केसी काबरा और कुछ अन्य लोग हैं। तो उसी रंजिश को मन में रखते हुए इसने ये पूरा षड्यंत्र किया। अलग अलग जो ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं उन सबकी जानकारी संकलित करके काल्पनिक लेन देन की इसने एक डायरी बनाई, जिसको शिक्षा मंत्री के कालीन पी अजय सोनी से जब्त होना, मतलब उससे लेकर के उसकी फोटोकॉपी करना बताया। तो जो अजय सोनी है उनके लिखावट से भी बिल्कुल मेल नहीं खाती है और ये फिर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जीआर चंद्राकर जो शिक्षा विभाग में थे, 2021 जनवरी में सेवानिवृत्त हुए, उसने अपने मित्र संजय और उसके अंडर में काम करने वाले टाइपिस्ट कपिल के माध्यम से इस पूरे षड्यंत्र को रचा है और उन अधिकारियों की शिक्षा विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से और अपनी एक तरीके से कह सकते हैं खुन्नस निकालने के उद्देश्य से उसने इस तरीके की शिकायत करी है। तो इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूर्व DEO जीआर चंद्राकर इसके मास्टरमाइंड माने गए, चूंकि संविदा नियुक्ति उनको लेनी थी और नहीं ले पाने के चलते उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की अधिकारियों को और विभाग को, और अब पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ जिले से अलग होकर बने नए जिले सारंगढ़ के परिसीमन को लेकर मुश्किलें थम नहीं रही हैं। रायगढ़ जिले के सरिया और बरमकेला क्षेत्र के लोग नए जिले सारंगढ़ में जाने को तैयार ही नहीं हैं। दावा आपत्ति की सुनवाई के दौरान आपत्तियां दर्ज कराने के बाद अब ग्रामीणों ने क्रमिक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। ऐसे में सारंगढ़ के परिसीमन में अब पेच फंस रहा है। नए जिले की घोषणा के बाद अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरिया बरमकेला के लोगों ने रायगढ़ में ही रहने की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरिया बरमकेला को पूर्व की तरह रायगढ़ जिले में ही रखा जाए। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग जहां रहना चाहते हैं वहीं रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर क्यों अपन को सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में शामिल किया जा रहा है? हमारी तो एक ही मांग है कि हम लोग को रायगढ़ जिला में रखा जाए। सारंगढ़ जिले का निर्माण करना चाहिए, जिसमें जनता की राय ली जानी चाहिए। जनता ने आपत्तियां की है, उस आपत्तियों की पूरी विवेचना होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो शहर के विधायक हैं वो पूरी तरह से निरपेक्ष बने हुए हैं। बरमकेला के निवासी रायगढ़ में रहना चाहते हैं और उनका ये कहना कि गले की फांस बन गई है, गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारंगढ़ जिला बनाया है, वो सही भी है, लेकिन बरमकेला वासी सारंगढ़ जिला रायगढ़ जिला में रहना चाहते हैं, ये भी सही है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, मैंने अवगत कराया है यहाँ के जनभावना से, वो बहुत जल्दी निर्णय लेंगे इसमें।
जगदलपुर में लंबे समय से जल आवर्धन योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इस योजना का सर्वे 10 साल पहले हुआ था और अब इसी के आधार पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले से बनी नालियों और गलियों में तोड़फोड़ की जा रही है। बीजेपी ने बिना किसी प्लानिंग के साथ काम करने और मामला में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में नगर सत्ता में काबिज कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में ही योजना की शुरुआत हुई थी। आरोप लगाने के बीच जनता के हित के मुद्दे और स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचने की योजना अब अधर में फंस गई है। ऊपर से आए दिन सड़कों की खुदाई से लोग और परेशान हो रहे हैं। जनता के लिए नहीं बल्कि ठेकेदार के हित के लिए काम चल रहा है। जहां जहां मतलब 250-300 ऐसे अलग अलग व्यास के जो पाइपलाइन लगने हैं वो छोड़ दिए गए हैं और बाकी खोद दिया गया है। पब्लिक परेशान हो रही है, पानी गिर के पूरा कीचड़ हो चुका है, लोगों के कनेक्शन सब टूट गए हैं। जिन जिन वार्डों में खुदाई हो गई है, बहुत जल्द हम वहाँ पे पाइपलाइन बिछा के जो महती योजना है उसका लाभ, दिक्कत ये भी है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा योजना का लाभ मिलेगा तो कहीं उसका क्रेडिट हमको ना मिल जाए, तो बीच बीच में ऐसा मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के कमोड में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब करीब 3 दिनों से जाम कमोड की जांच के लिए सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने सफाई के दौरान पाया कि कमोड में कुछ फंसा हुआ है और जब कमोड को तोड़ा गया तो उसमें से करीब 4 से 5 दिन के नवजात का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसकी जांच शुरू की गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर पुलिस की टीम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। सफाई के दौरान वहाँ पर एक नवजात शिशु मिला है, क्योंकि वो जो टॉयलेट है कैजुअल्टी में वो कॉमन टॉयलेट है जहाँ परिजनों के लिए यूज होता है हुआ है। जब उसको देखे तो बेबी फंसा हुआ था और उसकी तत्काल मैंने उसको बोला तत्काल सूचना चौकी को दे दें, उसकी जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दी है पीएम के लिए। जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका पीएम कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। कोरबा में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी डीजल चोरी की वारदात बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से कोरबा की दीपका पुलिस ने घेराबंदी कर डीजल चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक अपने 2 साथियों के साथ दीपका कोयला खदान से डीजल चोरी कर भागने की फिराक में था। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस पहले भी डीजल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे गैंग अब भी सक्रिय होकर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक SECL को हर साल डीजल चोरी से 15 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचता है। बिलासपुर में चिटफंड के पुराने कुछ मामलों में कार्रवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई अब धीमी पड़ गई है। नए आवेदनों पर अब तक जिले में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। जिले में 1.25 लाख के करीब निवेशकों ने चिटफंड में गंवाई रकम वापस पाने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन किया है। आवेदन जमा किए करीब 5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन आवेदनों पर अब तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि इन आवेदनों में से करीब 10,000 आवेदन स्क्रूटनी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सौंप दिए गए हैं। पुराने मामलों में जिले में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 17 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिट फंड्स के काफ़ी एप्लीकेशंस जो हैं 1 लाख प्लस एप्लीकेशंस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी SDM ऑफिस के थ्रू हमें प्राप्त हुए हैं। उनकी सॉर्टिंग काफ़ी हद तक कर दी गई है और कुछ लगभग 10,000 आवेदन जो हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। 10,000 प्रकरण कलेक्ट्रेट से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि अभी सभी आवेदकों को संपर्क करके उनके जो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर्स हैं और रसीद हैं कि उन्होंने कितना पैसा जमा कराया है, उसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन कार्य चल रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे SP ऑफिस में एक पृथक से सेल भी बनाया है। फंड मामले में मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद जिला प्रशासन के पास आवेदन भी गया, लेकिन जिला प्रशासन शासन के आदेश की अनदेखा कर रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्यों शासन के आदेश को नहीं मान रहे हैं, ये सोचने लायक विषय है।
सूरजपुर के घई वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से 20 साल की युवती की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घुई गांव की रहने वाली मानकुंवर अपनी बहन के साथ सुबह बकरी चराने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान एक हाथी से दोनों बहनों का सामना हो गया। इस बीच हाथी ने पटक पटक कर मानकुंवर की जान ले ली। वहीं दूसरी बहन ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि घुई वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ऐसे में युवती के मौत के बाद अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर कोरबा में भी 43 हाथियों के दल की मौजूदगी से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। पसान के जंगल में 7 महीने से लगातार हाथी विचरण कर रहे हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च से हाथियों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारी रत जगह करने के लिए मजबूर हैं। बीते दिनों हाथियों का ये दल गोरेला पिंडरा मरवाही में था। वहां भी लोग बेहद डरे हुए थे। ऐसी दशा में आप लोग बालोद के डोंडी ब्लॉक में 1.5 साल के दौरान हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने क्षेत्र के करीब 30 ग्रामीणों के मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि डोंडी राज्य की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में उन्होंने नुकसान को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के 390 प्रभावित किसानों के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृत राशि को मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने चेक के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदान किया। बता दें कि हाथियों ने 6 महीने तक इस क्षेत्र में डेरा जमाया हुआ था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।